और चांद में जब तक है अरुणाई, हिंद महासागर की लहरों में जब तक तरुणाई, वृद्ध हिमालय जब तक सिर पर श्वेत जटाएं बांधे, भारत की गणतंत्र पताका रहे गगन पर छाई। इन पंक्तियों के माध्यम से हम कामना करते हैं भारतीय गणतंत्र के और अधिक सशक्त और सार्थक होने की। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत भाग्य विधाता की। जी हां, गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस भारत के भाग्य विधाता कौन हैं और उनकी क्या दशा है, क्या दिशा है। तो जब भारत भाग्य विधाता की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत भाग्य विधाता हैं इस भारत के नागरिक, जो इस गणतंत्र को सशक्त बनाते हैं, इस गणतंत्र को सार्थक बनाते हैं। और वास्तव में गणतंत्र दिवस की भी हम थोड़ी सी यदि यहाँ चर्चा करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर आखिर क्या कारण है कि 2 महीने तक इंतजार किया गया, 2 महीने तक प्रतीक्षा की गई। आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि 2 महीने की जो यह प्रतीक्षा हुई, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण बात है। 1930 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं, उसके बाद से देश में 26 जनवरी को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वराज्य दिवस मनाया जाने लगा। और जब देश आजाद हुआ तब ये लगा कि 26 जनवरी का जो महत्व पहले से चला आ रहा है वह महत्व बना रहे, और इस कारण से ही 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हो गया था उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जब संविधान की बात करते हैं तो 2-3 बातें आपके समक्ष और रखना चाहता हूं। 2-3 बातें यह है कि जब संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा रहती है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, और कहा गया है कि यह प्रस्तावना जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जब बात करते हैं कि संविधान संशोधन की, तो एक अवसर ऐसा भी आया जब उस प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। 1976 में संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और उस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए। ये नए शब्द थे समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। यदि आप इन शब्दों पर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने संविधान की आत्मा में संशोधन करने का यह काम किया, उनका मंतव्य आखिर क्या रहा होगा। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना यह क्या प्रदर्शित करता है, और वो भी 1976 में। 75 में आपातकाल लगा था। क्या किसी वर्ग विशेष के लिए यह शब्द जोड़ा गया? वैसे भारत के लिए कहा जाता है, भारत की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत अपने आप में सहिष्णु है, भारत समरस है। हर एक जाति, पंथ, मत, संप्रदाय, चाहे जो चाहे जिस पथ से आए, सबके लिए भारत के विशाल बाहें हमेशा खुली हैं। भारत का हृदय सबके लिए खुला है। जब भी विश्व में किसी भी कोने में, किसी भी सभ्यता पर, किसी भी संस्कृति पर संकट आया है, भारत ने उसको शरण दी है। तो फिर 1976 में कौन सी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी कि पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ना पड़ा। खैर, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में आपके समक्ष कुछ विशेष जानकारियां मैं रखना चाहूंगा। संविधान की मूल प्रति यदि आपको उसके संदर्भ में जानकारी है तो आपको यह भी जानकारी होगी कि संविधान की मूल प्रति के भीतर बहुत से चित्र भी हैं। लगभग 22 चित्र बताए जाते हैं। चित्र बनाए हैं चित्रकार नंदलाल बोस ने, और
जब बात करें किस प्रकार के चित्र हैं, तो आपको आश्चर्य हो सकता है इस दौर में जब हम 2022 में बात करते हैं। 2022 में जब हम बात करते हैं, तब हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री कृष्ण का भी चित्र है, महात्मा बुद्ध का भी आपको उसमें चित्र मिलेगा। जिन लोगों को राम मंदिर और मथुरा के मंदिर पर आपत्ति है, जिन लोगों को राम और कृष्ण के नाम पर आपत्ति है, जो राम और कृष्ण का नाम आते ही सांप्रदायिकता की बात करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं एक वर्ग के असुरक्षित होने की बात करते हैं, जो संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, उनके लिए भी यह जान लेना आवश्यक है कि संविधान की मूल प्रति में श्री कृष्ण का भी चित्र है, भगवान राम का भी चित्र बताया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत भाग्य विधाता की। तो बात कर रहे थे हम भारत भाग्य विधाता की, और भारत भाग्य विधाता जो है वो हैं इस देश के नागरिक, और वे नागरिक जब मतदान करते हैं तो यह लोकतंत्र मजबूत होता है, यह गणतंत्र मजबूत होता है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए समय समय पर अनेक लोगों ने लोकमत परिष्कार की भी बात कही है। यदि लोकमत का आप परिष्कार नहीं करेंगे तो यह लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा, यह गणतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। जब हम बात करते हैं भारत भाग्य विधाता की, तो ये गणतंत्र दिवस का अवसर हम सबके लिए आत्म मंथन का अवसर है। ये अवसर चिंतन मनन और मंथन का अवसर है। वो इसलिए क्योंकि हमारा सारा आधार एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतदान पर टिका है, और मतदान किस आधार पर होता है आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। चाहे वार्ड पंच का चुनाव हो या फिर चुनाव हो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का, वार्ड पंच के चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में किस प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है, किस प्रकार से धन बल से मत खरीदने की बात होती है, किस प्रकार से बाहुबल के माध्यम से मतदाता को प्रभावित करने की बात होती है, किस प्रकार से अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देकर मत को प्रभावित करने की बात होती है। केवल इतना ही नहीं, वोट का आधार यदि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय ये होने लगेंगे तो आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र आखिर किस दिशा में जा रहा है। ये हम सबके लिए चिंतन का अवसर है, ये हम सबके लिए मंथन का समय है। और जब कि देश के 4-5 बड़े राज्यों में चुनाव निकट है, उस समय यह बात और अधिक प्रासंगिक हो जाती है, यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि आखिर कब तक ये मतदान की प्रक्रिया बाहुबल से, धन बल से, प्रलोभन से, या कहें कि अनेक प्रकार के झूठे वादों से ही ये सब परिस्थितियों को बदलने की कोशिश चलती रहेगी। क्या भारत का भाग्य विधाता इतना कमजोर है? क्या भारत का भाग्य विधाता इस प्रकार से इन छोटे छोटे प्रलोभनों में आकर और अपना मत प्रभावित करने वाला है? निश्चित रूप से चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। मुझे इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आती हैं। जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं, जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां हैं आप देखिए। एक तरफ बात होती है देश को आगे बढ़ाने की, जिम्मेदारी आती है राजनेताओं पर, और साथ ही साथ जिम्मेदारी आती है मतदाताओं पर। लेकिन जब वे ही राजनेता प्रभावित करने लगे चुनावों को पैसे से, बाहुबल से, प्रलोभन से, झूठी घोषणाओं से, झूठे वादों से, तब कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि क्या मतदाता इतना कमजोर हो गया है। आप अनेक बातें चुनाव के समय जो भी जिस भी राजनीतिक दल के नेता हैं उनके चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए, या देख लीजिए उस समय उनकी चुनावी सभाओं को, किस प्रकार से जनता को अपने दल की अच्छाइयां बताने के लिए या फिर जनता को प्रलोभन, वादे, और इस प्रकार के वादे आप हम सब लोगों ने सुने होंगे कि 10 तक गिनती गिनेंगे तो ये हो जाएगा, 15 तक गिनती गिनेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन आखिर क्या वो हो पाता है? क्या ये भोली भाली जनता जिसे हम फिर से कहते हैं भारत भाग्य विधाता, क्या उसके साथ इसी प्रकार से छल होता रहेगा? इसलिए
निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं, अपने मत को पहचानिए। अपने मत को इतना हल्का मत समझिए कि रात के अंधेरे में कोई लोग आपको प्रलोभन देने के लिए आते हैं तो क्या आपका वोट उस प्रलोभन के आगे बिकने वाला है? यदि मत बिकेगा तो निश्चित रूप से यह मानकर चलिए कि लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। यदि वोट बिकेगा तो निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि यह गणतंत्र कमजोर होने वाला है। लेकिन हमें इस गणतंत्र को हिमालय के समान बड़ा करना है, इस गणतंत्र को हिंद महासागर के समान विशाल करना है, तो निश्चित रूप से हम सबको आत्ममंथन करना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यदि हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और इस विषय पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वे कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।